एवरीवन, माय नेम इज दीप भटनागर एंड आई वेलकम यू ऑल इन दिस चैनल। तो बच्चों, आज की वीडियो में हम क्या सीखेंगे? देखो, आज हम करने वाले हैं द फ्रेंच रेवोल्यूशन क्लास 9th का 6th पार्ट। मैंने 5 पार्ट ऑलरेडी अपलोड कर दिए हैं। अगर आप लोगों ने नहीं देखे हैं तो पहले वो पार्ट देखिएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। फ्रांस बिकम अ कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्की। अब हमने लास्ट वीडियो में सीखा था कि जो राजा होता है वो फाइनली मान जाता है और वो ये कहता है कि ठीक है, मैं कॉन्स्टिट्यूशन के हिसाब से चलूंगा, क्योंकि वो देख लेता है कि प्रजा ने कितना खतरनाक जो है वो एक तरीके से रिवॉल्ट कर जाता है। उसकी चल नहीं रही होती, उसे समझ आ जाता है कि भाई समझदारी इसी में है कि कॉन्स्टिट्यूशन जो नेशनल असेंबली बना रही है उसको मान लिया जाए। यही होता है आगे। फ्रांस जो है एक कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्की बन जाता है, यानी कि संवैधानिक राजतंत्र। संविधान के हिसाब से पूरा का पूरा सारा काम अब चलेगा। द नेशनल असेंबली कंप्लीटेड द ड्राफ्ट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन इन 1791। इंपॉर्टेंट ईयर है, मार्क करके रखना। जो नेशनल असेंबली है वो अपना कंप्लीट कर लेती है ड्राफ्ट कॉन्स्टिट्यूशन का 1791 तक जाते जाते। ठीक है, अब 1789 में विद्रोह हुआ था और 91 तक जाके कॉन्स्टिट्यूशन तैयार हो जाता है। इट्स मेन ऑब्जेक्ट वाज टू लिमिट द पावर्स ऑफ द मोनार्क। अब इसका मेन ऑब्जेक्ट क्या था, किस वजह से बनाया गया था? कि भी किसी तरीके से राजा की जो पावर है उसको लिमिट किया जाए, क्योंकि राजा के पास अनलिमिटेड पावर हुआ करती थी। हमने बोला था कि राजा कैसा होता था, डिस्पोटिक होता था, निरकुंश होता था। बट जो कॉन्स्टिट्यूशन बनाने का एक ऑब्जेक्टिव था वो यही था कि राजा की पावर को किसी तरीके से लिमिट किया जा सके। दिस पावर इंस्टेड ऑफ बीइंग कॉन्सेंट्रेटेड इन द हैंड्स ऑफ वन पर्सन वर नाउ separated and assigned to different institutions। अब ये जो पावर थी वो किसी एक आदमी के हाथ में कॉन्सेंट्रेटेड नहीं थी, लाइक राजा के हाथ पे नहीं थी। ये जो थी ये आ गई थी, सेपरेट हो गई थी, असाइन कर दिए गए थे डिफरेंट इंस्टीट्यूशन, जैसे आज होता है। ये उस जमाने में कर दिया गया था लेजिस्लेटिव, एग्जीक्यूटिव एंड जुडिशरी। इस तरीके से पावर को अलग अलग डिपार्टमेंट में बांट दिया गया था। दिस मेड फ्रांस अ कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्की। अब इसकी वजह से, क्योंकि पावर जो है अब अकेले राजा के हाथ में नहीं है और बिल्कुल पूरा डेमोक्रेटिक सिस्टम चल रहा है जैसे आज चलता है, तो वहां पे लेजिस्लेचर आ गया, वहां पे एग्जीक्यूटिव आ गया, वहां पे जुडिशरी आ गया। इस तरीके से पावर का डिवीजन हो जाता है और इसकी वजह से कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्की बन जाता है। एक्सप्लेन हाउ अ न्यू पॉलिटिकल सिस्टम वर्क। आपको एक्सप्लेन करना है, मतलब यहाँ पे ना आपको एक्सप्लेन करके दिखा रखा है फिगर 7 में कि किस तरीके से काम करता था। तो जुडिशरी होती थी, लोग डायरेक्ट वोट करते थे जजेस को। इसके अलावा यहाँ दिखा रखा है कि एग्जीक्यूटिव में राजा आ जाता है, मिनिस्टर्स आ जाते हैं, लेकिन जो लेजिस्लेचर है इसमें देखो अलग अलग तरीके के लोग जो है वोट दे सकते हैं। कैसे? एक्टिव सिटीजन होते थे, पैसिव सिटीजन होते थे। अब एक्टिव सिटीजन को वोट देने का अधिकार था। क्वेश्चन आएगा, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन एक्टिव सिटीजन एंड पैसिव सिटीजन। अब एक्टिव कौन सिटीजन होते थे? जो इंटाइटल्ड थे टू वोट अबाउट 4 मिलियन ऑफ अ पॉलिटिकल पॉपुलेशन ऑफ 2.8 मिलियन। अब वीडियो में ना आपका एक जगह है 28 मिलियन, मैंने बोला वो 2.8 है, पॉइंट दिख नहीं रहा है। अब 2.8 मिलियन का आई नहीं 28 मिलियन है, राइट। एक्टिव सिटीजन जो थे, पॉपुलेशन थी 28 मिलियन, तो उसमें से 4 मिलियन लोग जो थे वो केवल एक्टिव सिटीजन थे और बाकी सारे के सारे क्या थे? पैसिव सिटीजन होते थे। यानी कि केवल 4 मिलियन लोगों को अधिकार था वोट देने का, बाकी लोग वोट नहीं दे सकते थे। और वो 4 लोग भी कौन से थे उनकी भी आपको नीचे बताया जा चुका है। अभी पैराग्राफ में आएगा कि वो कौन थे 4 मिलियन जो लोग एक्टिव सिटीजन जाने चाहते थे। जो पैसिव सिटीजन थे उनको नो वोटिंग राइट थे। अबाउट 3 मिलियन मैन जो थे वो हमारे पैसिव सिटीजन में आते थे। विमेन, चिल्ड्रन एंड यूथ, है ना, जवान लोग जो बिलो 25 है वो भी वोट नहीं दे सकते थे। अब जो एक्टिव सिटीजन है जो कि वोट दे सकते थे वो अपने इलेक्टर्स को वोट देते थे। कम से कम 50,000 लोगों को वो वोट दिया करते थे, 50,000 आदमियों को वोट देते थे। वो 50,000 आदमी जो थे वो 745 मेंबर, 745 मेंबर्स को नेशनल असेंबली के इलेक्ट करते थे। अब यहाँ पर जो नेशनल असेंबली है उस पर कहीं ना कहीं किंग का भी थोड़ा कंट्रोल रहता था और नेशनल असेंबली के जो 745 मेंबर्स हैं वो मिनिस्टर्स पे कंट्रोल रखते थे। मान लो वीटो पावर है, कंट्रोल कैसे रहता था? लाइक नेशनल असेंबली के 745 मेंबर्स को कुछ लग रहा है, कोई रूल पास करना है, लेकिन राजा को वो रूल सही नहीं लग रहा है, तो राजा के पास वीटो पावर होती थी और राजा उस रूल को बने ना बने वो रूल वो उसके पास रहता था, इतना पावर, राइट। अब आते हैं हम आगे। The Constitution of 1791 vested the power to make laws in the National Assembly। जो कॉन्स्टिट्यूशन है जो तैयार होता है 1791 में, ये सौंप देता है पावर, ठीक है, टू मेक लॉज इन द नेशनल असेंबली। लाइक नेशनल असेंबली जो थी उसके पास इतनी पावर आ जाती है कि वो कानून बना सकते हैं, विच वॉज इनडायरेक्टली इलेक्टेड। और उन लोगों को ये हाथ में जाती है, मतलब लाइक इनडायरेक्ट पावर है, डायरेक्ट पावर नहीं है। डायरेक्टली पब्लिक तो ना कानून बना रही है नेशनल असेंबली। नेशनल असेंबली जो है कुछ लोगों को चुनती है, वो अपने लोगों को चुनते हैं, फाइनली वो जो लोग चुने जाते हैं फिर वो लोग कानून वगैरह बना रहे होते हैं। तो इनडायरेक्टली इस तरीके से
चलता है जैसे आज चलता है, पब्लिक वोट देती है, मिनिस्टर्स बनते हैं, मिनिस्टर्स फिर उसके बाद आगे जाके कानून वगैरह बनाते हैं। दिस सो दैट इज सिटीजंस वोटेड फॉर अ ग्रुप ऑफ इलेक्टर्स। अब यहाँ पर सिटीजन जो है वो वोट देते हैं फॉर ग्रुप ऑफ इलेक्टर्स को, हु इन टर्न चूज करते हैं असेंबली को, ठीक है ना। अब इलेक्टर्स को चुना, इलेक्टर्स जो है जाके आगे जो बंदे हैं उनको चुनती है, किनको, असेंबली के बंदों को, ठीक है, नेशनल असेंबली के। नॉट ऑल सिटीजन, सारे सिटीजन को अधिकार नहीं था, हाउएवर हैड द राइट टू वोट, सारे सिटीजन को राइट नहीं था वोट देने का। ओनली मैन अबव 25 ईयर्स ऑफ एज, आदमी, औरतों की तो बात ही छोड़ दो, आदमी जो कि 25 साल से ऊपर हो, who paid taxes equal to at least 3 days of liberal wages। अब अपनी मजदूरी के 30 दिन की मजदूरी है मान लो, तो 3 दिन का जो है पैसा वो टैक्स में दे सके, ऐसा आदमी, औरतों की बात ही नहीं है, ठीक है, ऐसे आदमी को एक्टिव सिटीजन कहा गया था, है ना। वर गिवन द स्टेटस ऑफ एक्टिव सिटीजन, केवल एक्टिव सिटीजन जो थे उनको वोट देने का अधिकार था, पैसिव सिटीजन को था ही नहीं। They were entitled to vote. The remaining man and all women were classified as, उन लोगों को क्या क्लास कर दिया गया था, as passive citizens to qualify as an elector। आप क्वालिफाई करने के लिए कि आप इलेक्टर के लिए खड़े हो सकते हो, एंड देन एज अ मेंबर ऑफ असेंबली अ मैन हैड टू बिलोंग टू द हाईएस्ट ब्रैकेट ऑफ टैक्स पेयर। मतलब आप ना उस ब्रैकेट में आने चाहिए जहां पर सबसे ज्यादा टैक्स पे करने वाले लोग हो, तब तो आप इलेक्टर्स के लिए खड़े हो सकते हो, और उसके बाद नेशनल असेंबली के डेफिनेटली उन्हीं में से मेंबर्स बनते थे। नेक्स्ट, अब यहाँ पर आपको एक पिक्चर दिखा रखी है, इसमें दिखा रखा है द डिक्लेरेशन ऑफ द राइट्स ऑफ मैन एंड सिटीजन। इसमें ये पूरे में क्या दिखा रखा होगा कि मतलब लोगों के अधिकार क्या है उसके बारे में है। ये पिक्चर पूरी पेंटेड है बाय द आर्टिस्ट ला बर्बियर के द्वारा है इन 1790 में, एंड द फिगर ऑन द राइट रिप्रेजेंट करती है फ्रांस को, ठीक है। चलिए आते हैं नीचे। अब यहाँ पर द कॉन्स्टिट्यूशन बिगिन विद द डिक्लेरेशन ऑफ राइट्स। अब कॉन्स्टिट्यूशन जो है स्टार्ट होता है कैसे, उसके अंदर लिखे हुए हैं पूरे राइट्स वगैरह, यहाँ पे राइट्स आप पढ़ लीजिएगा, ठीक है, कि कॉन्स्टिट्यूशन में कौन कौन से राइट हमारे आते हैं। आप यहाँ पर पढ़ते हैं, मेन आपको याद दे रखे हैं, जैसे इसी में से क्वेश्चन आएगा, मेन में से राइट सच एज राइट टू लाइफ लोगों को दिया गया, फ्रीडम ऑफ स्पीच दिया गया, फ्रीडम ऑफ ओपिनियन दिया गया, इक्वालिटी बिफोर लॉ दिया गया, एंड दीज वर एस्टैब्लिश्ड एज नेचुरल एंड इनएलिएनेबल राइट। अब ये जो राइट्स दिए गए थे, ये दिखाया गया था कि बिल्कुल नेचुरल है, एक इंसान पैदा हुआ अगर फ्रांस में तो उसको पैदा होने के साथ इस तरह के राइट, और इनएलिएबल का मतलब एक तरीके से उससे लिए नहीं जा सकते, ठीक है। तो ये राइट जो है दे दिए गए थे। दे बिलोंग टू ईच ह्यूमन बीइंग बाय बर्थ। अब बच लोगों को बाय बर्थ ये राइट मिलने लगे थे, एंड कुड नॉट बी टेकन अवे, और ये राइट उनसे नहीं लिए जा सकते थे। इट वाज द ड्यूटी ऑफ द स्टेट टू प्रोटेक्ट ईच सिटीजन्स नेचुरल राइट। अब ये ड्यूटी हो जाती है स्टेट की कि हर सिटीजन के नेचुरल राइट को जो है कहीं ना कहीं आप प्रोटेक्ट करेंगे। अब यहाँ पर सोर्स बता रखा है ये कहाँ से लिया गया था, एक बस इनका जर्नलिस्ट का नाम पढ़ लेना कि रेवोल्यूशनरी जर्नलिस्ट थे जॉन पॉल मारत, उन्होंने कमेंट किया था अपने न्यूज़पेपर में, और न्यूज़पेपर का नाम था ला मीडियो प्यूपल। अब ये जो नाम है वो फ्रेंच लैंग्वेज में है, द फ्रेंड ऑफ द पीपल ऑन द कॉन्स्टिट्यूशन ड्राफ्टेड बाय नेशनल असेंबली। क्या कमेंट किया था, बस ये लिखा हुआ है, तो आप मोटा माटी ये समझ लेना कि थे कौन, है ना। इनके बारे में ये पूछा जा सकता है कमेंट क्या किया था, तो आई डोंट थिंक सो आएगा, बट क्या उन्होंने कौन थे ये, इनका तस्वीर जो है वो पहचान लीजिएगा। चलिए आगे आते हैं, रीडिंग पॉलिटिकल सिंबल्स। अब काफी इंपॉर्टेंट हो जाता है, यहाँ से छोटे छोटे क्वेश्चंस बहुत सारे बन सकते हैं। द मेजॉरिटी ऑफ मैन एंड वीमेन इन द 18th सेंचुरी कुड नॉट रीड एंड राइट। अब जो फ्रांस था उस समय, वहां पे मेजॉरिटी ऑफ जो आदमी थी, जो औरतें थी 18th सेंचुरी के, ना तो वो अच्छे से रीड कर पाते थे, ना ही राइट कर पाते थे। बेसिकली हम ये कह सकते हैं कि भाई वो लोग अनपढ़ थे। सो इमेजेस एंड सिंबल्स वर फ्रीक्वेंटली यूज किए गए इंस्टेड ऑफ प्रिंटेड वर्ड्स। अब उस समय के लोगों को समझाने के लिए चीजें, बहुत सारे सिंबल्स बनाए गए थे, ठीक है, कम्युनिकेट करने के लिए इंपॉर्टेंट आइडियाज को। द पेंटिंग बाय, अब यहाँ पर जो पेंटिंग है वो किसके द्वारा है, मैं एक मिनट जरा, यहाँ पे प्रिंट में नहीं है, बुक में से देख के बताती हूँ आपको नाम क्या लिखा हुआ है यहाँ। ले बार्बिए ने अपनी पेंटिंग में अब क्या किया था, डिक्लेरेशन किया था ऑफ राइट्स का, कि भाई क्या क्या है, यूज किए उन्होंने बहुत सारे सिंबल्स को कन्वे करने के लिए। द कंटेंट ऑफ डिक्लेरेशन ऑफ राइट्स, लेट अस ट्राई, रीड करते हैं दिस सिंबल्स को। अब सबसे पहले का सिंबल आ रहा है हमारा ब्रोकन चेन। ब्रोकन चेन का सिंबल आपको क्या दिखाता है, दिखाता है कि चेन्स फॉर यूज टू फ्लटर स्लेव्स, अ ब्रोकन चेन स्टैंड्स फॉर द एक्ट ऑफ बिकमिंग फ्री। देखो दासों को बांधने के लिए चेनों का प्रयोग किया जाता था, ठीक है, चेन्स फॉर यूज टू फेटर स्लेव्स मतलब स्लेव्स को बांधने के लिए, और ब्रोकन चेन का मतलब होता है एक्ट ऑफ बिकमिंग फ्री, कि आप एक तरीके से फ्री हो जाते हो। नेक्स्ट आ जाता है अब बंडल ऑफ रॉड्स। अब बंडल ऑफ रॉड्स दिखाए गए हैं, रॉड्स और हम बोल सकते हैं फेसेस,
एक तरीके का छड़ों का गुच्छा दिखाया गया, पतली पतली छड़े दिखाई गई, छड़े मीन्स लाइक डंडे टाइप के दिखाए गए हैं। अब उसमें दिखाया गया है कि बंधे हुए हैं। तो वन रॉड कैन इजिली ब्रोकन, ये तो बचपन से हमें कहानी समझाई गई है कि भाई एक रॉड को आप आसानी से तोड़ सकते हो, बट पूरे गट्ठर को आप नहीं तोड़ सकते, है ना, बट नॉट द एंटायर बंडल। स्ट्रेंथ लाइज इन यूनिटी। तो यहाँ पे मेन मैसेज आपको दिखाया गया है कि स्ट्रेंथ जो है वो यूनिटी में होती है। नेक्स्ट पिक्चर की बात करें, द आई विद इन अ ट्राइंगल रेडिएटिंग लाइट। अब आंख जो दिखाई गई त्रिभुज के अंदर, ट्राइंगल के अंदर, वो क्या दिखा रही है, उसमें से रोशनी बिखर रही है ना, त्रिभुज के अंदर जो है वो रोशनी बिखरती हुई आंख दिखाई दे रही है। द ऑल सीइंग आई स्टैंड, मतलब हर तरफ देखी हुई आंख जो है क्या स्टैंड करती है, स्टैंड्स फॉर नॉलेज। ये ज्ञान को इंडिकेट करती है। द रेज ऑफ द सन विल ड्राइव अवे द क्लाउड्स ऑफ इग्नोरेंस। जो रेज आ रही हैं सूर्य की किरणों से, वो अज्ञान रूपी अंधेरे को मिटा रही हैं। इसके बाद आता है स्क्रिप्टर। स्क्रिप्टर मतलब होता है राजदंड एक तरीके से, ये सिंबल है रॉयल पावर का। नेक्स्ट आते हैं स्नेक बाइटिंग इट्स टेल टू फॉर्म अ रिंग। अब यहाँ पर अपनी पूंछ में के लिए जो सांप है, एक तरीके से उसी को बाइट कर रहा है, अपनी पूंछ मुंह में लिए हुए सांप है, ठीक है, ये देखो अपनी पूंछ को मुंह में लिए हुए, इसका मतलब है सिंबल ऑफ इटर्निटी है एक तरीके से, ये सनातनता का प्रतीक है, चलता जाएगा। आगे देखते हैं, अ रिंग हैज नीदर बिकमिंग नॉर एंड, इसका कोई छोर नहीं है, मतलब जो अंगूठी में नहीं है उसका कोई भी और छोर नहीं है, कहीं से स्टार्टिंग कहीं से एंड नहीं है। अब इतने टॉपिक को पढ़ने के बाद आगे बढ़ते हैं। रेड रेड फिजिशियन फाइगेरियन कैप जो दिखा रखी है यहाँ पे, फाइजियन कैप, ठीक है। फ्राइजियन कैप क्या दिखाती है, दासों द्वारा स्वतंत्र होने के बाद पहने जाने वाली टोपी। अब जो लोग कैप वॉर्न बाय स्लेव्स, स्लेव्स इस कैप को पहनते थे अपॉन बिकमिंग फ्री, जब वो फ्री हो जाते थे। देन इसके बाद आता है ब्लू व्हाइट रेड। ब्लू व्हाइट रेड को क्या दिखाया गया, नीला सफेद लाल, ये फ्रांस के राष्ट्रीय रंग होते थे, नेशनल कलर ऑफ फ्रांस होते थे। इसके बाद यहाँ एक उड़ती हुई परी आपको दिखाई गई है, द विंग्ड वीमेन दिखाई गई है, ये पर्सोनिफिकेशन है ऑफ लॉ की, है ना, कानून का जो मानवीय रूप आपको दिखाया गया है ये। द लॉ टैबलेट का मतलब होता है लॉ इज द सेम फॉर ऑल, कि कानून सबकी नजर में बराबर होता है, एंड आर इक्वल बिफोर इट, और सभी लोग उसकी नजर में बराबर है। अब जितना टॉपिक हमने पढ़ा उसके क्वेश्चन आंसर्स भी हम इसी वीडियो में करेंगे। यही हमारा तरीका है इस चैनल पे पढ़ने का, कि जितना हम पढ़ते जा रहे हैं उसके क्वेश्चन आंसर्स हम हाथ के हाथ ही करते चले जा रहे हैं। इन विच ईयर द नेशनल असेंबली कंप्लीटेड द ड्राफ्ट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। पहला इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये काफी, कि भाई कौन से साल में फ्रांस का जो कॉन्स्टिट्यूशन था वो बनके तैयार हो गया था, 1791 में वो बनके तैयार हो गया था। व्हाट वाज द मैन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, सॉरी मेन ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन, क्या चीज मेन थी कॉन्स्टिट्यूशन में, व्हाट वर इट्स बेनिफिट, क्या चीज मेन थी और उसका बेनिफिट क्या था। देखो इट्स मेन ऑब्जेक्ट वाज टू लिमिट, यहाँ पे मेन ऑब्जेक्ट होना चाहिए, ठीक है, क्वेश्चन के अंदर यहाँ होना चाहिए व्हाट वाज द मेन ऑब्जेक्टिव ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, कॉन्स्टिट्यूशन का मेन ऑब्जेक्टिव क्या था और व्हाट वर इट्स बेनिफिट, और उसके बेनिफिट्स क्या हुए। देखो इट्स मेन ऑब्जेक्टिव वाज टू लिमिट द पावर ऑफ द मोनार्क, इसका मेन ऑब्जेक्टिव था कि किसी तरीके से राजा की, सम्राट की पावर को जो है वो लिमिट किया जाए। दिस पावर इंस्टेड ऑफ बीइंग कॉन्सेंट्रेटेड इन हैंड्स ऑफ वन पर्सन, अभी जो पावर है ये कॉन्सेंट्रेटेड थी एक आदमी में, उसकी बजाय क्या होना चाहिए था, वरना सेपरेटेड थी। पहले वो एक आदमी के हाथ में थी, अब वो सेपरेटेड थी एंड असाइन्ड टू डिफरेंट इंस्टीट्यूशंस को। कौन से इंस्टीट्यूशन थे, द लेजिस्लेचर, एग्जीक्यूटिव, जुडिशरी, एंड दिस मेड फ्रांस अ कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्की, इस चीज ने फ्रांस को कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्की बना दिया था। द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ 1791 वेस्टेड द पावर टू मेक लॉज टू, जो कॉन्स्टिट्यूशन था 1791 का, उसने पावर दे दी थी लॉ बनाने की, किसको दे दी थी, नेशनल असेंबली को, विच वाज इनडायरेक्टली इलेक्टेड। अब नेशनल असेंबली के लोगों को इनडायरेक्टली चुना जाता था, है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आते हैं, डिस्क्राइब द की फीचर्स ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ 1791 इन फ्रांस। अब क्या की फीचर्स थे, क्या इंपॉर्टेंट फीचर्स थे, हाउ डिड इट लिमिट द पावर्स ऑफ द मोनार्की, किस तरीके से वो राजा की, सम्राट की पावर को लिमिट करते थे। द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ 1791 वाज अ सिग्निफिकेंट स्टेप, बहुत इंपॉर्टेंट स्टेप था इन ट्रांसफॉर्मिंग फ्रांस, फ्रांस को पूरा बदलने में इनटू अ कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्की। यानी कि पहले तो पूरा राजा वाला शासन चलता था, इसके बाद धीरे धीरे राजा तो चल रहा है लेकिन पावर को पूरा डिस्ट्रीब्यूट किया गया। तो क्या क्या इसके की फीचर्स है पहले पढ़ लेते हैं। सेपरेशन ऑफ पावर, हमने पढ़ा कि राजा की पावर जो है अकेले राजा के हाथ में नहीं, पावर सेपरेट हो गई। द किंग रिमेन्ड थी हेड ऑफ द स्टेट, हाँ राजा हेड ऑफ द स्टेट जरूर रहा बट हिज पावर वर लिमिट, इसकी पावर जो थी वो लिमिटेड हो गई बाय द कॉन्स्टिट्यूशन। नेक्स्ट आता है पॉइंट हमारा नेशनल असेंबली, फिर बन जाती है नेशनल असेंबली, इसके बारे में बताया गया। जो लेजिस्लेटिव पावर्स हैं वर गिवन टू न्यूली इलेक्टेड नेशनल असेंबली, जो लेजिस्लेटिव पावर्स हैं वो नई इलेक्ट की गई नेशनल असेंबली के हाथों में आ जाती हैं। फिर आता है हमारा नेक्स्ट वोटिंग राइट्स। अब वोटिंग राइट्स की भी काफी बात इंपॉर्टेंट है। ओनली एक्टिव सिटीजन, जो कि मैन हो, अबव 25 ईयर्स हो,
जो पे करते एक सर्टेन अमाउंट ऑफ टैक्स, यानी 3 दिन के वेजेस वो देते थे, हैड द राइट टू वोट। फाइल हम विमेन की बात करें या पुअर लोगों की बात करें, वर एक्सक्लूडेड, उनको टैक्स देने का कोई अधिकार नहीं था। जुडिशरी की बात करें तो लॉज वर नाउ टू बी मेड बाय नेशनल असेंबली, कानून बनाए जाते थे अब नेशनल असेंबली के द्वारा, एंड जजेस वर इलेक्टेड, और जजेस को इलेक्ट किया जाता था। नेक्स्ट आता है एबॉलिशन ऑफ प्रिविलेजेस, अब विशेषाधिकारों का भी अंत कर दिया गया था, ये भी काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट एक फीचर हो जाता है। जो क्लर्जी हैं, जो नोबैलिटी है, वो क्या कर दिया गया था, लॉस्ट, उन्होंने खो दी थी देयर स्पेशल प्रिविलेजेस, जो उनको विशेष अधिकार मिलते थे वो खो दिए गए थे। एंड ट्रेडिशन जो था इस तरह का जो है वो क्या बन गया था, एंड टैक्सेशन बिकम इक्वल फॉर ऑल, सबको टैक्स बराबर दे रहा था, किसी को ऐसा नहीं था कि सिर्फ गरीब आदमी ही टैक्स दे रहा हो, ऐसा नहीं रहा उस समय। द कॉन्स्टिट्यूशन लिमिटेड द पावर्स ऑफ द मोनार्की एज द किंग कुड नो लॉन्गर मेक लॉज और इम्पोज टैक्सेस, जो कॉन्स्टिट्यूशन है वो लिमिट करता है पावर्स को राजा की, एज अ किंग कुड नॉट नो लॉन्गर मेक लॉज, अब राजा के लिए कानून नहीं बना सकता था और इम्पोज नहीं कर सकता था टैक्सेस बाय हिमसेल्फ, ही हैड टू वर्क विद द असेंबली, उसको असेंबली के साथ मिलकर काम करना होता था। हाँ, राजा के पास वीटो पावर थी, वो अभी हमने चैप्टर में पढ़ लिया। मेकिंग फ्रांस अपॉन कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्की, इस तरीके से जो नेशनल असेंबली बनी उसने फ्रांस को एक कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्की बनाया इंस्टेड ऑफ एन एब्सोल्यूट मोनार्की, है ना, उसके पहले तो सिर्फ राजा के हाथ में सारी पावर रहती थी। क्वेश्चन आता है हाउ वाज द नेशनल असेंबली इलेक्टेड, किस तरीके से नेशनल असेंबली चुनी जाती थी। नेशनल असेंबली वाज इनडायरेक्टली इलेक्टेड, अब डायरेक्टली नहीं होती थी, इनडायरेक्टली इलेक्ट की जाती थी। दैट सिटीजंस वोट करते थे फॉर अ ग्रुप ऑफ इलेक्टर्स को, हु इन टर्न चूज करते थे असेंबली को। नॉट ऑल सिटीजंस हाउएवर हैड द राइट टू वोट, सबको तो नहीं थे, हमने पढ़ा कि ओनली मैन अबव 25 इयर्स ऑफ एज जो पे करते हो टैक्सेस इक्वल टू एटलीस्ट 3 डेज ऑफ देयर लेबरस वेजेस को, लेबर वेजेस को वो देते कौन, सरकार को, एज अ टैक्स फॉर गिवन द स्टेटस ऑफ एक्टिव सिटीजंस, उनको एक्टिव सिटीजंस बोला गया था। दैट इज दे वर एंटाइटल्ड टू वोट, और फिर वो इंटाइटल होते थे वोट देने के लिए। द रिमेनिंग मैन एंड ऑल वीमेन जितने भी थे वो क्लासिफाइड एज पैसिव सिटीजंस, उनको बोला गया था पैसिव सिटीजंस। टू क्वालिफाई एज एन इलेक्टर, अब क्वालिफाई करने के लिए इलेक्टर के लिए, एंड देन एज अ मेंबर ऑफ असेंबली बनने के लिए, पहले इलेक्टर्स बनना है आपको, फिर आप मेंबर बन सकते हो असेंबली के। इसके लिए भी क्या क्वालिफिकेशन थी, अ मैन हैड टू बिलोंग टू द हाईएस्ट ब्रैकेट ऑफ टैक्स पेयर, मतलब आपको हाईएस्ट टैक्स पेयर वाली कैटेगरी के अंदर आपको आना होगा, तब आप इलेक्टर्स बन सकते हो, और उसके अलावा आगे जाकर आप इलेक्टर के अलावा फिर नेशनल असेंबली के मेंबर बन सकते हो, तभी तो आप कानून बनाने की व्यवस्था में जुड़ पाओगे। हाउ मेनी पीपल वर एक्टिव सिटीजन इन 1791, 4 मिलियन लोग थे पॉपुलेशन के 28 मिलियन में से एक्टिव सिटीजन, ठीक है। और बात करें पैसिव सिटीजन की, अगला क्वेश्चन ही आ जाएगा, हाउ मेनी पीपल वर पैसिव सिटीजन इन 1791, तो अबाउट 3 मिलियन पीपल जो थे, जिसमें विमेन थी, चिल्ड्रन थी, यूथ थे, बिलो 25 ईयर्स वो लोग जो थे, वो सारे के सारे 3 मिलियन तो मैन हो गए, इसके अलावा विमेन, चिल्ड्रन और 25 साल से जितने भी कम लोग थे वो सारे के सारे पैसिव सिटीजन हो जाते हैं। नेक्स्ट आता है हाउ मेनी मेंबर्स वर देयर इन नेशनल असेंबली इन 1791, कितने मेंबर्स थे नेशनल असेंबली में, तो वो थे 745 मेंबर्स। द कॉन्स्टिट्यूशन बिगन विद, किस चीज से स्टार्ट होता है हमारा कॉन्स्टिट्यूशन की जो स्टार्टिंग होती है वो होती है डिक्लेरेशन ऑफ राइट्स ऑफ मैन एंड सिटीजंस, है ना, तो कॉन्स्टिट्यूशन स्टार्ट होता है डिक्लेरेशन से कि भाई आदमियों के अधिकार है, सिटीजंस के अधिकार है। एक्सप्लेन करो राइट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन इन 1791, कौन कौन से राइट मिले, राइट टू लाइफ मिला, फ्रीडम ऑफ स्पीच मिली, फ्रीडम ऑफ ओपिनियन मिला, इक्वालिटी बिफोर लॉज मिला, दीज राइट्स वर एस्टैब्लिश्ड एज नेचुरल एंड इनएलिएनेबल थे, मतलब आपसे उन्हें कोई छीन नहीं सकता, बाय बर्थ आपको मिलेंगे, यू नो राइट्स दैट इज दे बिलोंग टू ईच ह्यूमन बीइंग, हर एक ह्यूमन बीइंग को मिलेंगे बाय बर्थ एंड कुड नॉट बी टेकन अवे, उनसे लिए नहीं जा सकते। इट वाज द ड्यूटी ऑफ द स्टेट, अब ये स्टेट की ड्यूटी हो जाती है टू प्रोटेक्ट ईच सिटीजन्स नेचुरल राइट, कि वो प्रोटेक्ट करे हर सिटीजन के नेचुरल राइट को। हु वाज जेन पॉल मेरात, अब जेन पॉल मेरात कौन थे, ही वाज अ रेवोल्यूशनरी जर्नलिस्ट थे, और ही वॉज द जर्नलिस्ट थे इन द न्यूज़पेपर में, उसका नाम आप पढ़ के जाना, फ्रेंच में भी और इंग्लिश में दे रखा है, द फ्रेंड ऑफ द पीपल, ठीक है, इसको स्पेलिंग को याद करके जाना। अब आते हैं पेज नंबर 12 और 13 के जो सिंबल्स वाले क्वेश्चन है उसको पढ़ते हैं। व्हाट वर पॉलिटिकल सिंबल्स, होता क्या है पॉलिटिकल सिंबल्स, देखो पॉलिटिकल सिंबल्स आर विजुअल रिप्रेजेंटेशंस थे, हमें पता है कि वहां के लोग ज्यादा पढ़े लिखे नहीं थे तो विजुअल सिंबल्स बनाए गए थे, ये यूज करा जाता था टू कन्वे पॉलिटिकल आइडियाज को, वैल्यूज को एंड मैसेजेस को टू द पब्लिक। Why were political symbols important during the French Revolution? Political symbols क्यों important होते हैं French Revolution में? So many people in France जो थे were illiterate, बहुत सारे लोग अनपढ़ थे, so symbols help करते हैं them to understand revolutionary ideas को। What did the broken chain symbolize? Broken chain जो है किस चीज को symbolize करती है? देखो chains were used to fetter slaves, अब
स्लेव्स को बांधने के लिए यूज की जाती थी। अब ब्रोकन चेन स्टैंड्स फॉर द एक्ट ऑफ बिकमिंग फ्री। ब्रोकन चेन ये दिखाती है कि भाई अब आप फ्री हो, सो वी कैन से, हम ये कह सकते हैं दैट इट रिप्रेजेंटेड फ्रीडम फ्रॉम ऑपरेशन, लाइक आपको दासता से, स्लेवरी से मुक्ति दिलाती है ये चेन। हाउ डिड द बंडल ऑफ रॉड्स और फिस्ट सिंबलाइज, किस तरीके से ये चीज सिंबलाइज करी जाती है? गट्ठर दिखाया गया ना हमें, बंधा हुआ। देखो, वन रॉड कैन इजीली ब्रोकन, ये यही बताती है कि भाई एक रॉड को तो आप आसानी से तोड़ सकते हो, बट नॉट एन एंटायर बंडल, आप पूरे बंडल को नहीं तोड़ सकते। इट रिप्रेजेंटेड, क्या रिप्रेजेंट करती है? स्ट्रेंथ इन यूनिटी को दिखाती है, इंडिविजुअलिटी को दिखाती है। वीक मतलब इंडिविजुअली आप वीक हो ये दिखाया जा रहा है, स्ट्रेंथ इन यूनिटी दिखाया जा रहा है, बट पावरफुल टुगेदर है आप लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, What was the meaning of the eye within the triangle? इसका क्या मतलब होता है? Radiating light. The all seeing eye stand, हर तरफ देखती हुई ये आंख जो होती है, ये है stands for knowledge, ज्ञान को दिखाती है। The rays of the sun will derive away the cloud of ignorance. सूरज की जो किरण है वो सारे ignorance को, अज्ञानता को हटा देती है। रेज इस तरीके से दिखाई गई है, so it represented knowledge and awareness. ये रिप्रेजेंट करती है नॉलेज को, अवेयरनेस को, ऑफन जो एसोसिएट की जाती है बात विद डिवाइन विजडम से। व्हाट वाज द सिग्निफिकेंस ऑफ द स्क्रैप्चर? स्कैप्चर जो है, सॉरी स्कैप्टर, जो स्कैप्टर है वो उसका क्या मतलब आपको इंपॉर्टेंस दिखाया गया है? इट रिप्रेजेंटेड रॉयल पावर को दिखाता है, अथॉरिटी को ये बात दिखाता है। व्हाट डिड द स्नेक बाइटिंग इट्स टेल रिप्रेजेंट? अब स्नेक अपनी की जो टेल है उसको खा रहा है, वो क्या चीज दिखाता है? इट सिंबलाइजेस इटर्निटी को दिखाता है, चीज खत्म नहीं हो रही, लाइक मुंह से पूंछ इस तरीके से इटर्निटी दिखा रहा है, क्वांटिटी को दिखा रहा है। एज द रिंग हैड नीदर बिगनिंग नॉर एंड, द रिंग का कहीं शुरुआत है ना एंड है। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, व्हाट वाज द सिग्निफिकेंस ऑफ रेड फ्राइजियन कैप? ये किस चीज को दिखाती है? इट वॉज अ कैप वॉर्न बाय अ स्लेव, ये स्लेव पहनते थे अपॉन बिकमिंग फ्री, है ना, कि अब हम आजाद हो गए, तो उस चीज आजादी का प्रतीक हो गया स्लेव्स की। व्हाट वाज द सिग्निफिकेंस ऑफ ब्लू व्हाइट एंड रेड कलर्स? तो ये नेशनल कलर्स थे फ्रांस के। व्हाट वाज द सिग्निफिकेंस ऑफ विंग्ड वीमेन? विंग्ड वीमेन मतलब पर्सोनिफिकेशन ऑफ लॉ दिखाया गया, कानून की देवी, जैसे मैंने यहाँ पट्टी बांधी हुई ना आके, यहाँ पे विंग्ड वीमेन दिखाई गई है। व्हाट वाज द सिग्निफिकेंस ऑफ द लॉ टेबलेट? लॉ टेबलेट का क्या इंपॉर्टेंस दिखाया गया है? द लॉ इज द सेम फॉर ऑल, सबके लिए कानून बराबर है, एंड ऑल आर इक्वल बिफोर इट, और सभी लोग कानून के आगे बराबर हैं। दैट्स ऑल इन दिस वीडियो। अगर वीडियो जरा भी हेल्पफुल लगी, आपको अच्छी लगे, तो जरूर लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक यू सो मच।